देश में हर विषय पर सियासी बहस है, हर मुद्दे पर सियासी बहस है। कभी यात्रा को लेकर सवाल है, कभी सुरक्षा को लेकर कोहराम है, कभी ओबीसी आरक्षण को लेकर चिंता है। लेकिन क्या इन हिंदू मुसलमान की चर्चाओं के बीच हम उस मुद्दों को और मुद्दों की भीड़ में अहम मुद्दों को भूल जाते हैं जो मुद्दे देश के लिए, चर्चा के लिए, चिंतन के लिए, मंथन के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा ही मुद्दा आज इंडिया वॉइस के मंच से हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बात मुद्दे की है। रेवड़ियों को लेकर आपने खूब सियासी शोर सुना। एक ने कहा कि मेरी जनसेवा और दूसरे ने कहा कि मेरी जनसेवा। एक ने कहा ये मेवा बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं और हम जनसेवा कर रहे हैं। मगर अब इसी जनसेवा और रेवड़ी को लेकर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के बढ़ते सब्सिडी बिल को लेकर अपनी रिपोर्ट में चिंता जताई है। आरबीआई ने कहा है कि अगर सब्सिडी पर अभी भी लगाम नहीं लगाई गई तो देश में विकास के पहिए थम सकते हैं। आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 दिसंबर का जब खाका पेश किया तो इसमें बैंक ने यह कहा कि अगर राज्यों का सब्सिडी बिल भविष्य में इसी तरह बढ़ता रहा तो उनके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई राज्यों में सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी हुई है। यह चिंता का विषय है। 15वें वित्तीय आयोग की रिपोर्ट में भी कुछ राज्यों के रेवेन्यू खर्च में सब्सिडी का हिस्सा बढ़ने पर चिंता आरबीआई ने जताई है, लेकिन इस पर कोई चर्चा, कोई बहस नहीं। अभी कोई हिंदू मुसलमान पर कोई डिबेट हो, चर्चा हो या किसी का राजनीतिक बयान आए तो सियासी कोहराम छिड़ जाए। मगर आरबीआई की इस रिपोर्ट और इस चिंता को लेकर कहीं कोई चर्चा या बहस नहीं है। जब आरबीआई यह समझा रहा है कि कई राज्यों में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी दिए जाने को लेकर भी चिंता है। इसी तरह कुछ राज्यों में मामूली कीमत पर राशन बांटा जाता है। जिन राज्यों में पैदावार कम है या फिर राज्यों का आर्थिक संकट जैसे हालात हैं, उन राज्यों का भी जिक्र किया गया है जहां सबसे ज्यादा चिंता की बात है। 5 राज्य हैं ऐसे जो आरबीआई बताता है। मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं, लेकिन उससे पहले यह महत्वपूर्ण है कि जैसे पंजाब, रिपोर्ट यह बताती है पंजाब गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया। इन राज्यों में सब्सिडी का हिस्सा काफी बढ़ चुका है। पंजाब के साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार इसमें शामिल है। इसी साल 3 अगस्त को, याद करिएगा आप, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते हुए क्या कहा था कोर्ट ने कहा था कि संसद इसकी परिभाषा तय करे कि रेवड़ी है क्या, क्योंकि राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। तो सवाल यह कि रेवड़ी है क्या, और क्या ये रेवड़ी सेहत के लिए, आर्थिक सेहत के लिए खतरनाक है, हानिकारक है या फिर नहीं, या फिर मुफ्तखोरी की सियासत 2024 चुनाव के भीतर एक बार फिर से हावी होगी। हर राजनीतिक दल यह कहेगा कि जो चाहे वो मुफ्त लो, बस वोट हमें दो। क्या आरबीआई की चिंता को दरकिनार कर देना चाहिए? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 महत्वपूर्ण बयानों का भी जिक्र करेंगे और सियासी वार भी होगा, पलटवार भी होगा। लेकिन इस वार पलटवार के भीतर अर्थशास्त्र के नजरिए से वो अहम सवाल क्या गुम हो जाएगा कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट कौन रहा है।
और रेवड़ियां है क्या, इसे कोई परिभाषित करेगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, चिंतन और मंथन होगा। लेकिन पहले दो पुराने बयान आपको सुनाना चाहेंगे ताकि आप मुद्दों को भूल ना जाएं कि असल मुद्दा है क्या। एक तरफ से कहा जाता है हम जनसेवा कर रहे, रेवड़ी मत बांटो, और जो जनसेवा नहीं कर रहा या फिर जनसेवा कर रहा है उसकी परिभाषा अलग हो जाती है। देखिए जरा। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है, और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया, कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। आज देश में दो किस्म की राजनीति चल रही है, एक ईमानदार राजनीति, एक भ्रष्टाचारी राजनीति। यानी कुल मिलाकर हर राजनीतिक दल का यही कहना है जो हम बांट रहे हैं वो जनसेवा है, हम जो कर रहे हैं वो जनसेवा है, जो सामने वाला कर रहा है वो रेवड़ी बांट रहा है। तो फिर रेवड़ी है क्या? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। मेरे साथ देश की सियासत के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रीतपाल सिंह सुलेजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ रेणु भाटिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं जो कि बीजेपी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रीतपाल सुलेजा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा रेवड़ियां बांटने का इल्जाम आप पर ही लगता है। देश में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट को जब मैंने देखा तो मैं भी हैरान हुआ कि वो गुलाबी अखबार और वो कोट पैंट टाई वाले बड़े बड़े पत्रकार इस पर चर्चा और मंथन और चिंतन क्यों नहीं कर रहे। आपको हैरानी हुई इस रिपोर्ट को देखकर जब आरबीआई ये कहता है कि अगर 5 राज्य मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद नहीं करेंगे तो विकास का पहिया थम सकता है। क्या यह चिंता की बात है कि नहीं प्रीतपाल जी? तिलक जी, देश के लिए बहुत चिंता की बात तब खड़ी होती है कि देश के जो एक अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं आरबीआई, वो देश के सामने आके इस बात को कहता तो है कि अगर 5 राज्य सब्सिडी देना बंद कर दें, ना बंद करेंगे तो ये स्थिति खराब बद से बदतर होने वाली है। क्या आरबीआई उस समय चुप मौन बैठा हुआ था जब 2019 में मोदी सरकार के दबाव में आकर 1.7 लाख करोड़ रुपए जो देश के एक गरीब वर्ग के पैसा था, जो बैंक में पैसा जमा होता है उससे जो मुनाफा आरबीआई कमाती है, वो देश के टैक्स पेयर के पैसे का, दाढ़ी कमाई का पैसा वो मोदी सरकार को उसके दबाव में देती है। उससे अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरबीआई उस पर जवाब आज तक नहीं दे पाई है। तिलक जी, अभी ही हालिया अगर 2015 से आप 2021 के बीच में अगर देख लें
मोदी सरकार ने 11,19,482 करोड़ रुपए देश के जो बैंक में रखे हुए पैसे थे देश के लोगों के, उसको राइट ऑफ कर दिया। यानी अपने जो इनके यानी आरबीआई की ये रिपोर्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखती अगर आरबीआई ये चिंता जता रही है तो? नहीं तो आरबीआई चिंता जता रहे तो आरबीआई ने 1.7 लाख करोड़ रुपए क्यों दे दिया था मोदी सरकार को? तब इनको चिंता नहीं थी। अच्छा, तो यानी आरबीआई जो है, नहीं प्रीतपाल जी मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आंकड़ों को अगर देखें और समझें तो आंकड़े ये बताते हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 100 रुपए में से 56 रुपए की देनदारी जम्मू कश्मीर पर है और पंजाब का अगर मैं जिक्र करूं तो लगभग 53.5 रुपए 100 रुपए में से वो देनदारी है। राजस्थान 42.5 रुपए, पश्चिम बंगाल 39 और केरल 38 और उत्तर प्रदेश 35% देनदारी है। तो ये आप लोग जो कर रहे हैं क्या ये राज्य के हित में है? देखिए, आप पंजाब का आपने जिक्र किया, दिल्ली का भी कर देते। दिल्ली एक ऐसा राज्य है देश का 29 राज्यों में जहां पे सीएजी ने बाकायदा सर्टिफिकेट दे रखा है। सर मेरी आदत नहीं है, मैं ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर नहीं करता हूं। मैं ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर नहीं करता हूं। आप मुझसे कह रहे हैं कि आप ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर करिए। देखिए, देश का कुल बजट जो माननीय मोदी जी या उनकी सरकार के मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो पेश करती है, उसमें से 96% देश की कुल जीडीपी का 96% विदेशों का कर्ज है। क्या उस पर विचार नहीं हो सकता? आरबीआई उस पर कोई जवाब नहीं दे सकती। अगर देश के टैक्स पेयर के पैसे से थोड़ी बहुत राहत आम आदमी पार्टी सरकार अगर पंजाब में दे रही है, दिल्ली में दे रही है, उससे अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। यानी आप जो कर रहे हैं वो जनसेवा है। ये जो कर रहे हैं, अगर ये मुफ्त में अनाज बांटते हैं तो वो जनसेवा नहीं है। वो मुफ्त में अनाज बांटे वो जनसेवा नहीं है। नहीं, अनाज 80 करोड़ लोगों को, 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ के लोगों को प्रधानमंत्री छाती ठोक ठोक के कहते हैं और ताली बजा बजा के कहते हैं कि मुफ्त का राशन दे रहे हैं। वो अर्थव्यवस्था वहां आरबीआई को नहीं दिखती खराब होती हुई। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री, 201 यूनिट आएगा तो पूरा बिल देना पड़ेगा, वो भी जायज है? नहीं, ऐसा नहीं नहीं तो ऐसा ही तो है। यूनिट पूरी तरह से मुफ्त है। नहीं 201 यूनिट आएगी तो उसके बाद 201 यूनिट का बिल देंगे ना, कि 1 यूनिट का बिल देंगे? नहीं, 200 यूनिट अगर बिजली मुफ्त वो चला रहा है और 400 यूनिट पे आधी है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट पूरी तरह से मुफ्त है और 400 यूनिट अगर इस्तेमाल करता है उसका आधा ओके, बिल मैं आएगा। हेमंत जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर रेणु जी आपके पास आ रहा हूं। हेमंत तिवारी जी, क्या आपको लगता कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चिंतन और मंथन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यह परिभाषित होना चाहिए कि रेवड़ी है क्या? आरबीआई चिंता जता रहा है, सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है, देश के प्रधानमंत्री चिंता जता रहे हैं, राजनीतिक दल चिंता जता रहे हैं, देश कर्ज में है, राज्य कर्ज में है, लेकिन मुफ्त की सियासत चल रही है। हेमंत जी, तो क्या ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? पर निश्चित रूप से राष्ट्रीय विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। आरबीआई जैसी देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था अगर आपको ऐलान करती है और उसके बावजूद आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं, उसका कोई सम्यक समाधान नहीं निकालते, इसका मतलब आप विमुख हैं अपने दायित्वों के प्रति। बड़ी स्पष्ट बात है। लेकिन होता क्या है, जो हम लोग देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं, एक आदत सी बन गई है। मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर राजनीति शास्त्र कायदे से अर्थशास्त्र को समझ ले, देश की आर्थिक स्थिति को देश की सत्ता चलाने वाले दल अगर कायदे से समझ लें तो आप जान लीजिए सही बराम राज आ सकता है। ये जो हिंद की माटी सुन चिड़ैया होती थी, जो खाली हम अब कहानी, किस्सों और कविताओं में पढ़ते हैं, ये दिन आ सकते हैं। हम वर्ड की, लेकिन हेमंत सर यहाँ तो वोट शास्त्र देखते हैं, अर्थशास्त्र कहाँ देखते हैं? हेलो, मैंने कहा हेमंत सर यहाँ तो सिर्फ वोट शास्त्र चलता है, अर्थशास्त्र कहाँ? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ उधार लेकर के घी पीने की आदत है। हाँ। उधार लेकर के घी पीने की आदत जब पड़ जाती है तो फिर आप समझिए, फिर आपका जो मूल जिम्मा है आप उससे भटक जाते हैं। नहीं तो फिर ये हेमंत सर, ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो जनसेवा है, जो सामने वाला कर रहा है वो रेवड़ी बांट रहा है। वही तो बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखिए, एक जमाना देखिए, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले साउथ इंडिया में क्या होता था?
ये रेवड़ी का प्रचलन तो साउथ इंडिया से शुरू हुआ। जी। एक से एक बड़े से बड़े प्रलोभन दिए जाते थे। चावल बांटा जाता था, चावल का आटा बांटा जाता था, टेलीविजन दिया जाता था, साइकिल दी जाती थी, एक से एक प्रलोभन दिए जाते थे। और दुनिया छोड़िए, अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, आपने तो गंभीरता से अध्ययन किया होगा सारे दलों के घोषणा पत्र का। एक से बढ़कर के एक प्रलोभन दिए गए। अब लेकिन क्या होता है, जो इस वक्त केंद्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्तारूढ़ दल है, उनके लिए फार्मूला हिट हो गया। फार्मूला हिट इसलिए हो गया कि एक आपदा का अवसर था, उन्हें मौका मिला कि मुफ्त राशन दें, उन्होंने मुफ्त राशन देना शुरू किया। ये मुफ्त राशन एक बहुत बड़ा कारक बन गया। यानी राशन और शासन। जी, राशन ने शासन ने दिलाया। राशन का इतना असर रहा, मैं तो गांव-गांव गया हूं, मैं उत्तर प्रदेश के करीब 50% असेंबली सेगमेंट में घूमा हूं। हाँ। मैंने मतदान के बहुत पहले बता दिया था कि राशन भारतीय जनता पार्टी को सुस्पष्ट रूप से शासन दिलाने जा रहा है। हाँ। बहुत बड़ा, बहुत आप समझिए डेडली फैक्टर ये बना, तो उसका फायदा उनको मिला। तो भाई वो दे रहे हैं तो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं कि राजनीतिक मजबूरी भी है और ये जरूरी भी है। ये सब रिपोर्ट आएंगी और चली जाएंगी। हर राजनीतिक दल के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटना जरूरी है। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 10 वर्षों में कम से कम 6 ऐसी रिपोर्ट्स आई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी, जिसके गवर्नर ने पेश की, जिसका 15% कंप्लायंस आज तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, खाली सरकार में नहीं, मैं पिछली सरकार की बात कर रहा हूँ। 2014 से पहले 5 साल आप गिन लीजिए 9 से। इस कालावधि में जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसका 15% कंप्लायंस नहीं हुआ। उसको थॉरली देखा ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया कि हम एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अगर हमको सब सर्वोच्च फाइनेंशियल बॉडी ऐलान कर रही है, कुछ सजेस्ट कर रही है, हम उसका फॉलो अप कैसे करें। दिक्कत यही है ना। अब पॉलिटिकल मामला हो जाता है, वही बात कि केजरीवाल जी जो बांटे वो जनहित का, मोदी जो बांटे वो रेवड़ी का। यही बात तो इसकी लड़ाई चलती रहेगी। यही बात तो प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि भैया दिल्ली पंजाब की बात मत करो, दिल्ली की बात कर लो। दिल्ली में हमारा मॉडल देखो, पंजाब छोड़ दो। अभी भले ही आरबीआई ये कह रहा है कि पंजाब उन राज्यों में शामिल है जहां पर गंभीर आर्थिक संकट है, लेकिन कह रहे हैं नहीं, पंजाब छोड़ो, दिल्ली की बात करो। मैं फिर खाली एक बात कहूंगा, एक बात जो मैं बड़ा मुफीद मानता हूं, हाँ। कि पॉलिटिकल पार्टियों में इस बात की होड़ है और इस बात की लड़ाई है जी कि भाई किसी का फार्मूला कहीं फिट हो गया। कितना दिन हुआ अस्तित्व में आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को अगर पब्लिक ने लाइक किया, पसंद किया, थम्पिंग मेजॉरिटी दी, सबको खदेड़ दिया, खाली इसलिए उसने जनता से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ की बात की। हाँ। प्रत्यक्ष लाभ के कई तरीके होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ दिया, जनाधार बढ़ता गया। हेमंत सर, मैं समझ गया आपकी बात, जो मुझे समझाना चाह रहे हैं आप, और दर्शक भी समझ गए। लेकिन अब रेणु भाटिया जी और सुधा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस का चेहरा है। सुधा जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन रेणु जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था, ये आरबीआई जो चिंता जता रहा है, कह रहा है कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अगर रेवड़ी कल्चर जारी रहा, जितनी बात मैं समझ पाया उस रिपोर्ट में, तो फिर विकास का पहिया थम सकता है। क्या यह चिंता की बात है कि नहीं? देखिए, मोदी की जब आपने की, जिसमें उन्होंने रेवड़ी की बात बड़े स्पष्ट रूप से बताई, और आरबीआई स्वयं जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था देखता है, उसने बता दिया 5-6 राज्य जो रेवड़ी कल्चर कर, उससे देश होने वाला है। अभी मेरे पिता जी जो का सुनती टेक्निकल आंकड़ों के बारे में, ये बड़े अच्छे से बताया इसका डिफरेंस क्या है काम करने से। उससे पूर्व भी वक्ता बोले, रेणु मैडम, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं जिस वजह से समस्या आ रही है। मैं कोशिश करता हूं, हमारे सहयोगी दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। आपका ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सुधा मिश्रा जी, सुधा जी, जी तिलक जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, ये आरबीआई ने चिंता जाहिर की है रेवड़ी कल्चर को लेकर। जी, सुनने में आया है कि 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में देने जा रहे हैं आप लोग। जी, अप्रैल से।
ये मैं सही सुन रहा हूं? बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ राजस्थान के लिए योजना है? अभी तक तो राजस्थान के लिए ही है। अच्छा, जहां चुनाव है वहां दोगे आप बस? नहीं तिलक जी, मैं इस बात को बहुत सही और तथ्यात्मक रूप से समझना चाहती हूँ। हाँ, तथ्यात्मक जहाँ समझाइएगा। जी, जहाँ पे जनता को जिस चीज की जरूरत है वहाँ फ्री नहीं बट रहा है, वहाँ फ्री नहीं दिया जा रहा है। नहीं, जनता अच्छा, 500 जनता को नहीं, जरूरत हिमाचल में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, जनता को राजस्थान में जरूरत है 500 रुपए के सिलेंडर शुरुआत की। हुई है, जिसको हम कर सकते हैं उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं, तो फिर राजस्थान ही क्यों? राजस्थान ही क्यों? राजस्थान की शुरुआत की गई है। नहीं नहीं सुधा जी, मैं वही तो समझ रहा हूँ ना, ये अर्थशास्त्र है या फिर वो शास्त्र है जिसकी जिक्र मैं हेमंत जी से कर रहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल वो शास्त्र नहीं है। आप जानते हैं कि अभी मिश्रा जी बहुत बेहतरीन तरीके से बोल रहे हैं कि जो इस देश में एक माहौल तैयार कर दिया गया है चुनाव में लोगों को ये दिखाना कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जनता को 500 देने लायक सक्षम है तो दे पाएगी, इसलिए उसको दिया जा रहा है। आप कहाँ सक्षम है? आप कहाँ सक्षम है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। 100 रुपए की देनदारी में आपका जो है 100 रुपए में जो आपका खर्चा है उसमें से 42.5 रुपए आपकी राजस्थान में देनदारी है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो गलत कोट कर रहा हूँ तो आप बोलिए कि तिलक तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं तिलक जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी तथ्यों की बात होती है मैं कभी भी आपसे हर बात से आपके इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। जो आरबीआई ने ये अपना दिखाया है कि हम विकास के पेड़ थम सकते हैं, मैं आपको सितंबर 2017 के एक साक्षात्कार की बात कर रही थी। राजन जी ने एक बार कहा था कि जो ये नोटबंदी का परामर्श किए बिना जो चीज की गई, बिना किसी जीएसटी और नोटबंदी की जो बात की गई, इसके कारण जो होने वाला है, इसकी बात मनमोहन सिंह जी ने बहुत आराम से कहा था। सुधा मैडम, मैं बात मुफ्त की रेवड़ियों की कर रहा हूँ, आप मुझे जीएसटी और नोटबंदी का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, चेतावनी जब आ चुकी थी, चेतावनी वही आरबीआई फिर कर रही है। चेतावनी पहले ही आई थी कि जो सरकार मौजूदा समय में है, जिस तरह से काम करने की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आप बांट रहे हैं वो मुफ्त नहीं है, और अगर मुफ्त नहीं है तो आप राजस्थान में क्यों बांट रहे, राजस्थान और हिमाचल में क्यों नहीं? हिमाचल में सरकार अभी बनी है, हिमाचल में सरकार काम करना शुरू करेगी, उस पर कैसे करना। अच्छा, तो वहाँ बाद में, क्योंकि वोट वहाँ मिल चुका है, बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस अलग अलग चलती है क्या? नहीं नहीं तिलक जी, यहाँ पे कांग्रेस ने सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई है, उसके बाद कैसे मैडम उदाहरण के तौर पर आपने राजस्थान में ओपीएस का जिक्र किया, पुरानी पेंशन योजना को मुद्दा बनाया। मैडम देखिए, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स पर ही बात करिएगा। एक मिनट रुकिए, लिसन टू मी, एक मिनट मैं सवाल पूरा कर लूं। आपने जिक्र किया ओपीएस का, पुरानी पेंशन योजना का, ठीक। आज वो स्थिति हो गई कि राज्य के मुख्यमंत्री केंद्र को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि भैया 35,000 करोड़ रुपए दे दो, मेरे को ओपीएस देना है। तो मैं वो कह रहा हूं कि क्या आपने उसको भी मुफ्त की रेवड़ी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया क्या? आपके पास पैसे देने के लिए है नहीं, आप कह रहे हो कि नहीं हम तो भैया बांटेंगे दोनों हाथों से। मैं तिलक जी आपको रोकूंगी, पेंशन अधिकार है हर उस कर्मचारी का जो नौकरी कर रहा है, ये कोई मैडम बिल्कुल अधिकार है। अगर इतनी ज्यादा चिंता है तो संसद में जाकर पहले कहिए कि विधायक और सांसदों की पेंशन खत्म करो, अपनी 4-4 पेंशन लोगे, ओपीएस में डालोगे, और फिर आप पाठ पढ़ाओगे कि राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की योजना। इसलिए मेरे साथ मत खेलिए मैडम। नहीं, खेल नहीं हो, पुरानी पेंशन योजना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप भी जानते हैं होनी ही चाहिए। तो मैडम होनी, खत्म करने लेकर कौन आया उसको? पुरानी पेंशन योजना लेकर कौन आया? अटल जी की सरकार में आई और मनमोहन सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया? बोलिए, या तो मनमोहन सरकार गलत कर रही थी या आप सही कर रहे हैं? तिलक जी उसके बाद जो योजना लाएगी, जो उनके हित को ध्यान रखा गया था कि अगर नहीं हो पाया तो क्या हम फिर से वो चीज नहीं कर सकते जो उनके हित में हो? वाह, कोई बात नहीं वाह, होती है मतलब राज्यों के ना मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी ये कहते हैं कि तमाम राज्यों के वित्त मंत्रियों को कि इस पर सोचिए, विचार करिए, ये ठीक नहीं है, नई पेंशन योजना पर अमल करिए। और आज मुझे आप कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त ठीक नहीं था, आज ठीक है ना? तिलक जी, आप मनमोहन सिंह से बड़े अर्थशास्त्री हो गए। आप इस बात को से घुमा नहीं सकते हैं। जो आरबीआई की चिंता और जो पेंशन है दोनों को मिलाइए मत। जब कोई काम किया जाता है तो उस काम के जो मैडम मैं 100% उस हित में हूँ जिनके लिए आप योजना बना रहे हैं। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, आपकी गलत कोट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिनके लिए आप योजना लेकर आए, पहले आप उनसे पूछ लीजिए उनके हित में है या नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं। नहीं, ये उनके हित में ही है, तभी किया जा रहा है। तो मैडम मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, आप मुझे घुमा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं आरबीआई की रिपोर्ट को किनारे रखिए
जो नहीं, चल रहा है बिल्कुल उसको नहीं। चलने दीजिए। ये अगर ओके। तथ्यात्मक रूप से सच है ओके। और ये विकास की पेय को रोकता है, तो पूरे देश को एक साथ मिलकर इस पे काम करना चाहिए। और जो जरूरी आप है लोग कि हमारे जो आप लोग सब्सिडी के चक्कर में लोग आप मुझे फ्री बता की दीजिए ना, रेवड़ियां, कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, तो फिर बिल्कुल नहीं बनाएगा। आप लोग मुझे जिसकी घुमा रहे हैं। सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करती है, मैडम, झूठे तथ्यों को रखने का एक मिनट रुक जाइए ना, अभी उनका रुक काम जाइए। है, सुधा जी, उनका आप काम जानते है बैठ के सही बात करने हैं की, सही नपना काम करने सबके के लिए लिए। बराबर है। आप जानते हैं नपना सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। हाँ, मैं उस चक्कर में नहीं जाता हूँ। रुक उन्हें जाइए। उठा दे। रेणु जी, आप मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको? रेणु मैडम? आ रही है जी बिल्कुल परफेक्ट आपकी आवाज आ रही है। अब मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये आरबीआई जी ने चिंता जताई है, आरबीआई की चिंता वाजिब है कि नहीं कि मुफ्त की रेवड़ियों पर? देखिए, बिल्कुल वाजिब चिंता है। आरबीआई कोई छोटा महकमा या ऐसी छोटी कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो कोई बात कर दे और उसका वजूद ना हो और बेसलेस बात करे। बहुत ही सभी पहलुओं को सोचकर देखकर आरबीआई ने ये चिंता जताई है और बात की है। इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्जन आपने पहले ही सुनाया था शुरुआती तौर पर रेवड़ियों का। उन्होंने रेवड़ियों को परिभाषित भी किया था। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी मिश्रा जी को सुन रही थी, बहुत ही जो है सरल स्वभाव की और बहुत ही गुड़ी आंकड़ों के मामले में एक वक्ता है ये। मैं इनको हमेशा सुनती हूँ। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो रेवड़ियां ये बांटी जा रही हैं और जिस तरह से ये रेवड़ियां दी जाती हैं, उसका मूल आधार क्या होता है? केवल चुनाव। जब जिस राज्य में चुनाव करना है या आने वाला है, उसमें इस तरह की रेवड़ियां देते हैं। ये सोचा नहीं जाता कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव क्या रहेगा। आप जितने अपने राज्य राय, जैसे दिल्ली में जो चल रहा था, उसी आधार पर इन्होंने पंजाब में किया। अब आप सोचिए कि पंजाब में जो इन्होंने किया, उसका बेस क्या है? आगे चलकर उसका बेस क्या रहेगा? अभी आपने 53% गिनवाया कि वो उधार देनदारी में है। तो ऐसे रेवड़ियां क्यों बांटनी जिसमें आप देनदारी में भी जाते हैं? ये बांटते हैं ये रेवड़ियां, आप बांटते वो जनसेवा है। देखिए, बेस होना चाहिए बात का और बेस होना चाहिए काम का। हाँ, जो आप कर रहे हैं वो बेस है। तो मैं एक बात समझना चाह रहा था, एक छोटा सा सवाल जो सब हिंदुस्तानियों के जहन में मन में होगा, वो सवाल मेरे मन में भी है और तिवारी सर के मन में भी है और सब पूरा देश जानना भी चाहेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये रेवड़ी है क्या? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज तक यही बात साफ स्पष्ट हो ही नहीं पाई जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप लोग ये बताइए कि रेवड़ी क्या है और जनसेवा क्या है। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं, रेणु जी जरा समझाइएगा देश की जनता को। आप नोटबंदी लेकर आए, ठीक, आप 3 कृषि कानून लेकर आए, कोई नहीं रोका। आप जीएसटी लेकर आए, कोई नहीं रोका। आप 3 तलाक कानून लेकर आए, कोई नहीं रोका। 370 लेकर आए, कोई नहीं रोका। 370 हटाया आपने, कोई नहीं रोका। और इसके साथ साथ आप सीएए कानून लेकर आए, एनआरसी, कोई नहीं रोका। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको रेवड़िया बताने के लिए कौन रोक रहा है? संसद में बता दीजिए कि ये रेवड़िया है भैया जो हम बांट रहे हैं, भले ही वही बता दो ये जनसेवा है, लेकिन कम से कम परिभाषित तो करिए कि ये रेवड़ी है और ये नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, क्यों जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं आप? बहुत विस्तार से, बड़े सुंदर तरीके से आपने प्रश्न को किया है। मैं एक ही बात कहूंगी कि जिस जिस चीज का आपने कहा कोई रोका नहीं रोका, परंतु कितना प्रयास कर, कितना जिस समय ये सभी चीजें लागू की गई थी, किस तरह का माहौल बनाया था। मैडम छोड़ दीजिए ना, आपको जनता ने चुना ना, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको ये स्पष्ट करने में दिक्कत क्या, रेवड़ी क्या है? प्रश्न किया है तो मैं जानना चाह रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते यही बता दीजिए रेवड़ी क्या है। तभी मेरे को लगता है हिंदुस्तान की जनता आपका चैनल सुन पाएगी अगर पूरा उत्तर मिलेगा। आप ये देखिए कि जिन जिन स्थानों पर रेवड़ियां ऐसी दी गई जिसमें सरकार को, आरबीआई को, पूरे देश को खोखला किया जाता है, नुकसान है। मैडम मैं चुनावी जुमलों में नहीं जा रहा हूं, मुझे इतना बता दीजिए रेवड़ी क्या है, हमें बताने में दिक्कत क्या है, संसद को ये बताने में दिक्कत क्या है कि ये रेवड़ी है। आप हमारी स्कीम्स को भी अगर रेवड़ी का दर्जा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बैलेंस्ड बात होगी। मैडम मैं आपकी स्कीम और प्रीतपाल जी की स्कीम की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मुझे ये तो पता चले हिंदुस्तान को कि रेवड़ी क्या है, इसे संसद को बताने में दिक्कत क्या है। अभी आपने डॉक्टर सुधा से पूछा कि 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में क्यों किया। हाल ही में इनकी सरकार हिमाचल में बनी, क्या वहां की महिलाओं को
पैसा ज्यादा है या वो क्या क्या सीन है कि वहाँ की महिलाओं की इनको चिंता नहीं? कैसी बातें कर रही हैं? आपकी इतनी सरकारें हैं। नहीं 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 नहीं, सुधा जी, आपको सिर्फ 2-3 राज्य दिख रहा है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं करती आप बोल चुकी हैं। एक बार मेरा उत्तर भी सुन लीजिए, आपके पास पूरा मौका होगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो कहीं बीच बीच में कनेक्शन जा रहा है। नहीं, तो मैं केवल इतना जानना चाहूंगी कि बाकी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, खासतौर से अभी हिमाचल में बनी, वहाँ की महिलाओं को ये इन्होंने क्यों नहीं दिया सुविधा? मैडम मैं वो वहाँ पूछ चुका हूँ। की- आप मेरे प्रश्न को, मैं जानता हूँ आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, आप मेरे प्रश्न को गोल कर रहे हैं। आपने बड़ा मैं अच्छा अपने प्रश्न पर अड़ी, मैडम मैं नहीं भटकूंगा, मेरी आदत ही नहीं, मैं भटकता ही नहीं हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि रेवड़ी क्या है, तभी तो मैं बोल पाऊं ना कि प्रीतपाल जी आप रेवड़ी बांट रहे हो, सुधा जी आप रेवड़ी बांट रहे हो, ये जनसेवा कर रहे हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि आप जो कर रहे हैं वो जनसेवा ही है ना। देखिए, किसानों के ऊपर जो इतना बोझ था उसको हल्का करने के लिए जो स्कीम्स बनाई गई, उनको मजबूत करने के लिए, जो उनका आगे उनकी जो है गाड़ी पटरी पर आए, जो पिछले 10 साल की कांग्रेस सरकार ने बेडोल कर रखी थी, उसके लिए कितनी स्कीम्स बनी और आज हमारा किसान हर तरीके से जो है कार्य कर रहा है। किसानों के बेटे किसानी नहीं करना चाहते, ये एक विषय वर्षों पूर्व आया। मैडम नारे लगाने में जय किसान जय जवान अच्छा है। आंकड़े पढ़ूं मैं आपके सामने, आंकड़े पढ़ूं मैं, आंकड़े पढ़ देता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आंकड़े भी पढ़ देता हूं। नहीं, अगर आपको लगता है कि किसी स्कीम से किसी को नुकसान हुआ है, अगर महिलाओं को जगह जगह तक गैस सिलेंडर पहुंचाना नुकसान की बात है, अगर घर घर में पानी पहुंचाना नुकसान की बात है, 8000 गांव में बिजली पहुंचाना जो कि आजादी के बाद से नहीं पहुंचे थे नुकसान की बात है, तो फिर इसका मतलब आप उन रेवड़ियों को जो मुफ्त में बांटी जाए, लोगों को जो है सुस्त किया जाए, लोगों को काम के लीक से हटाया जाए, वो तो ठीक है। जो काम उनको आगे बढ़ने के लिए दिए जाए उसके लिए आप रेनू मैडम आप किसानों की बात कर रही हैं, मैं बताता हूं, मैं मुफ्त की रेवड़ियों की इसलिए चर्चा कर रहा था, जरा आप बात खुली है तो देश में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए कि मुफ्त की रेवड़ियों का मतलब क्या सिर्फ यही है जो आप मुझे समझा रही हैं, क्या फिर या ये मतलब है कि अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी क्या चंद उद्योगपति और पूंजीपतियों को जो बट्टे खाते में उनके पैसे डाल दिए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर चंद पूंजीपतियों के 19 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में चले गए और देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली से तबाही की बात आई, ईएमआई भरेंगे हम, टैक्स देंगे हम और बट्टे खाते में जाएंगे उद्योगपतियों के पैसे, तो क्या यह मुफ्त की रेवड़ी है कि नहीं? 19,000 करोड़ 19 लाख करोड़ रुपए अगर आपने भट्टे खाते में डाल दिया तो क्या इसे एनपीए को क्या मालूम है, रेवड़ी है कि नहीं? मैं इस पर एक बात रखना चाहूंगी जी, आपने जब से होश संभाला होगा तब से लेकर इस एंकर बनने तक मुझे एक चीज बता दें कि आपने पहले कभी सुना था कि हर गरीब का खाता होगा? क्या खाता किसी भाजपा के नेता ने अपने लिए पैसे रखने के लिए लिया? नहीं, आम जन का खाता होने के बाद पैसे डालने लायक तो छोड़िए, उनको खाता होना वो दिवालियापन होती है। आप अगर आप रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी, आप खाते की बात कर रही हैं। बात सुनना चाहते हैं वो अलग बात है, पर सच्चाई ये है जन जन का खाता खुलने का मकसद ही यही था जो इनके कांग्रेस के सुधा जी। मैडम मैंने आपसे पूछा कि ये पैसे बट्टे खाते में क्यों चले गए, ये पैसे बट्टे खाते में क्यों चले गए, ये पैसे एनपीए हो गए, ये एनपीए हो गए, क्या मैं इसे रेवड़ी मानूं या ना मानूं? एनपीए हुआ पैसा रेवड़ी मानूं या ना मानूं? इसलिए बनाए गए कि लोगों में अपना एक रेनू मैडम क्या मैं एनपीए को रेवड़ी मानूं या ना मानूं? हेलो रेनू मैडम जी मैंने कहा एनपीए को रेवड़ी मानूं कि नहीं मानूं? देखिए, कार्यों को गिनवाए, कौन सा कार्य किस प्रणाली से लिया गया, किस मकसद से लिया गया, उसको गिनवाए। अच्छा, उस रेवड़ी का स्वाद ले, उस रेवड़ी का महत्व ले। अच्छा, तो ये एनपीए का भूल जाऊं मैं, क्योंकि मुझे लगा कि हमें ही टैक्स भरने हैं, ईएमआई हम भर रहे हैं। नहीं, आपको क्यों भरने हैं? तो फिर जो ये लोग और आप एनपीए कर रहे हैं, आप उद्योगपतियों को, लोग वोट की राजनीति करते हैं। अच्छा, ओके, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मजबूरन बहुत अच्छे, हर किसी ने अपना अपना पक्ष रखा। ब्रेक के उस पार तिवारी सर और प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कही रेणु जी ने
कि भाई उन योजनाओं का मकसद समझिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। तो क्या वो योजनाएं सिर्फ जन सेवा ही हैं या फिर मकसद वोट है? एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इसी सवाल के साथ आ रहे हैं। तो आरबीआई की चिंता और चिंता को लेकर चिंतन और मंथन, ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। प्रीतपाल जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं, फिर तिवारी सर आपके पास आऊंगा। जो बात रेणु जी कह रही थी, जो बात सुधा जी कह रही थी, जो बात प्रीतपाल जी कह रहे थे, आप लोग मुझे जो समझाना चाह रहे थे, जितना मैं समझ पाया, आप लोग जो कर रहे हैं वो जनसेवा है और विपक्ष वाला जो कर रहा है वो रेवड़ी बांट रहा है। लेकिन प्रीतपाल जी मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता जो बात आरबीआई सलाह दे रहा है, देश का प्रधानमंत्री उस बात को बोल रहे हैं, जन जन में यह बात है, सुप्रीम कोर्ट में चिंता हो रही है, क्या हम एक टारगेटेड सब्सिडी का जिक्र ना कर लें कि जिसको जरूरत है उसी को ही सब्सिडी मिले? समझ रहे मेरी बात? जिसको जरूरत है उसी को सब्सिडी मिले। ऐसा ना हो कि फ्री में खैरात जो है वो सबको मिटे। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मुझे जरूरत नहीं है कि भैया मुझे 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिले, लेकिन आप कह रहे हो ना भैया तेरे को तो लेनी पड़ेगी क्योंकि तू दिल्ली का वासी है, तेरे को लेनी पड़ेगी, तुझे मेरी कसम। समझ रहे हो मेरी बात आप? मैं ये समझा रहा हूं। प्रीतपाल जी। तिलक जी, दिल्ली के अंदर बार बार देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो दिल्ली के चुनाव में जाके बार बार ये बात कह रहे थे, जो बात आपने अभी कही कि जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मिले और जो जिसके पास पैसा वो पैसा दे। हाँ। तो दिल्ली की सरकार ने इसी साल अक्टूबर में 1 अक्टूबर से वहां पे एक स्कीम लागू कर दी कि अगर आपको बिजली का बिल माफ नहीं चाहिए तो आप छोटा सा एक SMS कर दीजिए या बिजली विभाग को बता दीजिए, आगे से आपका बिल जोड़ के आने लगेगा। मगर भारतीय जनता, आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसा भी नहीं है ना, ना सबको आप संत समझ रहे हैं। बिजली माफी की बात नहीं कही है प्रीतपाल जी, बिजली माफी नहीं लेने की ऐसे बात नहीं कई विधायक और सांसद रहे जो 4-4 बार की पेंशन ले रहे थे, 5-5 लाख रुपए पेंशन ले रहे थे। अब मुंह मत खुलवाइएगा मेरा, है ना? जानते तो हैं आप। पंजाब में हमने इसको दुरुस्त तो किया। हाँ। पंजाब में 10 बार की पेंशन एक विधायक ले रहा था, हमने वहां पे उसको दुरुस्त किया। 1 बार का MLA, 1 बार की पेंशन। हाँ। आम आदमी पार्टी इसी सब चीजों को दुरुस्त करने का। और नहीं तो आप मुझे ये बताइए ना तिवारी सर, देखिए अब प्रीतपाल जी वो बात गोल कर गए। मैंने कहा कि ये अगर सब कह रहे हैं कि भैया हम जन कल्याण कर रहे हैं तो ये तय कर लो ना जन कल्याण है क्या। तिवारी सर फिर गोल कर गए। देखिए ऐसा है, सियासत करते हैं कैसे सही जवाब दें। हाँ। सही जवाब देने की भी एक हद होती है, उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। दरअसल है क्या, मैंने आपसे खाली एक बात कही थी, ये सियासत करने वाले अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति को गहराई से जिम्मेदारी के साथ समझने लगे तो परेशान है। आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ का पावर कॉर्पोरेशन हजारों करोड़ के घाटे में चल रहा, उसके बावजूद उधार लेकर के बिजली ली जा रही। तो जहां उसके इस्तेमाल की बात है ठीक है, और इलेक्शन के पहले बिजली निर्बाध गति से मिले इसके लिए बहुत महंगी दर पर लगातार बिजली ली जा रही है। तो अगर अवस्था है तो इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात क्या बुनियादी फर्क आती है। हाँ। जो फार्मूला सबसे सुपर हिट किया है वो यूपी इलेक्शन का था, वो भी था निःशुल्क भोजन, निःशुल्क अन्न वितरण। नहीं, जो चीज निःशुल्क मिलनी चाहिए क्या वो मिल रही है? मैं उसी पर रहा हूँ, 1 मिनट मैं 2 बातें खड़ी कर रहा हूँ। हाँ। अगर आटा 25% उसका रेट बढ़ गया भाई साहब तो पब्लिक को नहीं लगता, लेकिन अगर उसको निःशुल्क राशन मिल गया उसको अपील करता। देखा नहीं आपने? 2019 में नहीं देखा यूपी में, 2022 में अभी हालिया आपने देखा यूपी। महंगाई, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ी है। ठीक, अब एक उदाहरण के तौर पर मैं तो सर जो क्योंकि आप जमीनी पत्रकार रहे हैं, आपके जो अनुभव को हम भी हैं, जो आता है हम उसको भी उड़ेल देते हैं डिबेट में। एक बात हाँ, प्लीज जल्दी से, फिर मैं रेणु जी आपके पास आ रहा हूँ। शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए जो दिक्कतें हमेशा लोगों ने झेली, महंगाई हमेशा बढ़ती रही, हर चीज महंगी होती रही, कभी प्याज, कभी आलू, कभी तेल, कभी पानी, कभी अन्न, कभी खाद्यान्न और कोई चीज। लेकिन वो जो मुफ्त की पोटली मिल गई साहब ना, वो रामबाण हो गई। कारण क्या है?
जो आदमी गरीब है, जो आदमी परेशान है, जो आदमी रोज कुआं खोदता है, पानी पीता है, उसको भाई साहब अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने मुफ्त का राशन मिल गया तो ये उसके लिए समझ लीजिए उसका जीवन बचाने वाला एक काम है। वो उस वक्त क्योंकि आपदा काल था, आपदा काल में स्कीम शुरू की गई और उसको क्रमशः बढ़ाते गए, वो तो उनके लिए हिट हो गई, उनके लिए हिट हो गई। और उसको हम हाँ। कीजिएगा आपद काल में अगर इस तरह की चीजें दी जाती है तो उसको मैं रेवड़ी नहीं कह सकता। दूसरे मुझे एक बात थोड़ा मलाल है कि रेवड़ी बताई, लखनऊ की रेवड़ी इतनी मशहूर हुआ करती थी, हम 30-31 साल से लखनऊ में हैं और वो मुफ्त में लोग बांटते हैं, लखनऊ में मुफ्त नहीं मिलती। तिवारी सर चलिए, मैं ये रेवड़ी बोलते मैं गज्जक बोल देता हूँ मैं गज्जक बोल देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। एक सुधा जी और रेणु जी, उदाहरण के तौर पर आप लोग कह रहे हैं कि भैया हमने राशन दे दिया, उदाहरण के तौर पर ये कह रहे हैं हमने बिजली दे दी, पानी दे दिया। मैं एक बात पूछ रहा हूं रेणु जी आपसे, हमें कुछ मुफ्त नहीं चाहिए, ये एक आम हिंदुस्तानी बोल रहा है, जो बात मैं बोल रहा हूं, हमें कुछ मुफ्त नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 चीजें मुफ्त दे दीजिए, 3 चीजें मुफ्त दे दीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं आप ही के सामने और आपके इलाके का जिक्र कर रहा हूं। रेणु जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आ रही है मैडम, आप ही के इलाके का जिक्र कर रहा हूं, आपके 1 किलोमीटर के रेडियस की बात करता हूं जहां से आप सियासत करती हैं। मैं तो काका काका सब जानता हूं, जहां से आप जिस क्षेत्र से सियासत करती हैं, आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में आप चाहें तो मेरे साथ चल लीजिएगा, जहां पर शिक्षा माफिया हावी हैं, जहां हमें शिक्षा फ्री दे दीजिए, हमें शिक्षा फ्री दे दीजिए, हमें स्वास्थ्य फ्री दे दीजिए। आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में फोर्टिस से लेकर क्यूआरजी और क्यूआरजी से लेकर बीके अस्पताल, सबका हिसाब मैं जानता हूं, मैं तभी कह रहा हूं मुफ्त से स्वास्थ्य। अब तीसरा नंबर, मुफ्त में पानी। पानी की मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर के रेडियस में पानी माफिया बैठे हुए हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं रेणु जी? तो बोलिए। मैंने 3 चीजों का जिक्र किया, क्या हमें ये तीनों चीजें मुफ्त मिल सकती हैं? तब मैं मानूं कि ये जन कल्याण है। देखिए विकास जी, तिलक चावला, सॉरी तिलक चावला, सॉरी तिलक चावला जी, तिलक जी, अगर आप इस दिशा में बात कर रहे हैं कि सरकार कब से बनी और क्या हुआ, तो आप कंपैरिजन पिछले 40-50 वर्षों का जरूर कीजिएगा, उस बात को ध्यान में रखिएगा। जब हम रेवड़ी और गज्जक की बात करते हैं तो माननीय मोदी जी ने पहली बार में ही एक बात कही थी कि मैं देश प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को उसके अहम से नीचे नहीं उतरने देना चाहता, मैं उसको इतना सुदृढ़ करना चाहता हूँ, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे हमारा। रेणु मैडम, मैंने तो सिर्फ ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त पानी, क्या ये बुनियादी जरूरतें हमें मुफ्त मिल रही हैं? मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, अगर 50-60 वर्षों में, 70 वर्षों में आप देखेंगे कितने एम्स बने और अब सरकार ने कितने बनाए, ये किस लिए बने। अगर हरियाणा सरकार की हम बात करते हैं, क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ, तो आप ये देखेंगे हर 10 किलोमीटर बेटियों का कॉलेज। आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में रेणु मैडम पानी माफिया बैठे हुए हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ? 1 किलोमीटर के रेडियस में। देखिए, अगर आप किसी के इस तरह से बात को माफिया के तौर पे बात करते हैं तो हो सकता है आपकी दृष्टि में हो, चलिए लेकिन ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पानी हमें पानी तो बुनियादी जरूरत है ना, हमें मिलना चाहिए, लेकिन पानी बेचा जा रहा है 10-10 रुपए में, और कौन बेच रहा है और क्यों बेच रहा है, मैं तो उसका जिक्र कर रहा था। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में आप देखिए, आप ही के आसपास 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने सरकारी अस्पताल और कितने प्राइवेट अस्पतालों में। सुनिए जरूर, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, 10-10 रुपए में बोतल। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो आप ध्यान करेंगे, ये बिस्लरी और ये बोतलों का जमाना किसने स्टार्ट किया था? अंग्रेज ने स्टार्ट की थी। नेहरू जी ने की थी क्या? उसके बाद के वंशजों ने क्या किया? और उन्होंने कहा 10-10, 20-20 वर्षों में पानी दिया, उन्होंने कहा ट्यूबवेल्स को ठीक पानी ओके ओके दिया, शहरों को बढ़ावा दिया, सुधा जी, शहरों को जोड़ने का काम कहाँ किया? सुधा जी जी, ये दिक्कत क्या है कि हम लोग तय कर लें कि रेवड़ियां क्या है क्या नहीं है? क्या क्या दिक्कत? सबसे पहले मैं रेणु जी को जवाब देना चाहती हूँ, अगर आपका अनुमति हो तो।
ये जिस तरह से पानी पे बोल रहे हैं कि नहरों को कहाँ जोड़ा, पानी को कहाँ जोड़ा, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, झूठ कितनी बार भी कितनी भी ताकत से बोला जाए, आप लखनऊ अगर उत्तर प्रदेश में आए हैं तो जो शारदा जो इंदिरा नहर की जो रेंज है आपने देखा होगा। तो इस तरह से की गए कामों को इस तरह दरकिनार कर देना, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबका विकास करेंगे, बिल्कुल विकास किया। 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया। कैसे विकास की बात करते हैं, स्वाभिमान से जीने की बात करते हैं। आप हर मंच से कहते हैं कि हमने अन्न दिया, खाना खिलाया, खाना खिलाया। अरे खाना खिलाना आपका फर्ज था, ऐसी स्थिति आप खाना खिलाना ही था। तो ये स्वाभिमान तो आपने पूरा खत्म कर दिया, स्वाभिमान कहीं है ही नहीं। आप बात कर रहे थे स्कूल शिक्षा, बिल्कुल हर एक व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता स्वास्थ्य और शिक्षा है, और हमारी सरकारों ने इसी को करने के लिए जितने प्राथमिक स्कूल थे, स्कूल में आप देखा होगा, हमारे कहीं पे ऑफिस नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हर गांव में आपको पंचायत भवन मिलेगा, हर गांव में आपको प्राथमिक स्कूल मिलेगा, हर गांव में आपको सामुदायिक केंद्र चिकित्सालय मिलेंगे। तो ये काम करने के एक ललक की काम करना था, वो ऐसा नहीं है ना कि ऐसा नहीं है कि आपके राज्य जहाँ है वो विकास का एक मॉडल है। नहीं सुधा मैडम हंस रही है, सुधा मैडम बात कर दूं, मैं पूरी कर दूं बात। जो रेणु जी हंस रही है, आखिर 8 सालों में तो पढ़ लिख के आप इस लायक तो नहीं बनी होंगी। आप उसी सरकार की वजह से अपने किए गए जो तरीके थे काम करने के, सबके लिए था, किसी एक के लिए नहीं। आप जिस तरह हंस रही हैं वो दिखा रहा है कि आपने सब कुछ दरकिनार कर दिया जो कुछ आपको मिला इस देश से। तो जब इस देश में हर चीज मिले हुए को हम दरकिनार कर देंगे, और सिर्फ वही लाइन में बार बार बोलती हूँ कि झूठे ही लेना, झूठे ही एक है ना गोस्वामी जी का कि झूठे ही भोजन झूठ चबाना। तो ये लोग तो बस यही है कि झूठ बोलना है, और झूठ को इतनी ताकत से बोलना है कि जनता उससे भ्रमित हो जाए। इसलिए मैं इनको जवाब इस देना चाहती हूँ कि 8 साल में देश नहीं बना है, देश बहुत पहले से विकास कर रहा है। आपने कुछ नया इसमें नहीं किया है। सुधा मैडम जिन्हें आप झूठा बोल रही हैं, जनता उन्हीं को ही वोट दे रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पे आती हूँ। इसलिए मैं आपसे ना मेरी बात को सुनिए। आप लोग 70 आज एक मिनट सुधा जी आज मुझे तिवारी सर बैठे हुए हैं, मैं हो सकता है कि गूगल पे सर्च कर ले तो कोई एक आध यात्रा निकल आए, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, सत्ता में रहते हुए कौन ऐसा माइका लाल रहा जो यात्राएं निकालता था? सत्ता में रहते हुए सबको जो है घंटी बजानी है टेबल पे बैठी हुई, कोई ऐसा था जो सत्ता में रहकर निकला सड़कों पर जनता के बीच गया? और आज आप कह रहे हैं कि भैया ये तो झूठ बोलते हैं। तिलक जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जब तक हमें किसी चीज की कमी का एहसास ना हो, क्या वो काम करते हैं क्या? हाँ, तो ये बोलिए ना। जवाब दे सकता हूँ, बहुत अच्छा। जल्दी से प्रीतपाल जी आप, फिर उसके बाद तिवारी सर आपके पास। जिस तरह जनता के साथ में रहते हुए जो कमी हमने दिल्ली की जनता के लिए जो 1000 इलेक्ट्रिक बस ला रही थी, तो अरविंद केजरीवाल 10 दिन तक एलजी के ऑफिस में धरना देके पूरी मंत्रिमंडल के साथ बैठा रहा। और हम जानते हैं आम आदमी पार्टी की पहली सरकार है जिसने जनता की आवाज, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए संसद में उतरे। अभी रेणु जी बार बार इस बात को कह रही थी कि केंद्र सरकार जो है या मोदी सरकार लोगों को सिलेंडर दे रही है, मुफ्त में शौचालय बांट रही है। आज ही एक मामला बस्ती से प्रकाश में आया जहाँ पे 4 कमोड एक ही चारदीवारी में लगे हुए थे, 4 सीटें, तो बैठने की 4 सीटें एक ही चारदीवारी में लगे हुए थे, जिसके वहाँ पे सीडीओ ये कह रहा कि बच्चों के लिए शौचालय बना हुआ है। जनता को मौके पे इसकी जांच कराई गई तो वो बड़ी सीट लगी हुई थी, यानी छोटी सीट लगी हुई थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार को लोगों को बांटा जा रहा था। क्या ये माहौल बनाना चाहते? चाय पे चर्चा पहले कराते थे, हम निर्वाचित पे भी चर्चा कराएंगे, और 4 लोगों को बैठा कर उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी अब इनकी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहाँ पे इस तरह की अभी सिलेंडर की बात कर रहे थे लोगों को, सिलेंडर तो इन्होंने मुफ्त दिया, मगर दोबारा सिलेंडर न भरवा पाए, इसके लिए 1150 रुपए का इन्होंने लगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्णता इसमें फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी मानती हूँ 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देकर ताली बजाना जानती है, उसको भी सही बात है। किसानों को 6000 रुपए खाते में 2019 के चुनाव में इन्होंने डलवा दिए। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने वाला था तो 1600 करोड़ रुपए के उन्होंने बजट जारी कर दिए। गुजरात में चुनाव हो रहा था, 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट जारी कर दिया चुनाव से 3 महीने पहले। तो रेवड़ियां ये बांटने का काम करते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर इंजेक्शन लगा के टैक्स के रुपए लोगों से निकाल कर और उसको कमाई के द्वारा। अच्छा, ओके, मैं आपकी बात समझ गया प्रीतपाल जी, जो आप समझा रहे हैं। एक मिनट रेणु मैडम, देखो फोन करूंगी अगर आई तो। रेणु मैडम जी आपका वीडियो फ्रीज है, मैं ठीक करवा रहा हूँ। लेकिन सुधा जी, हाँ सुधा जी,
जी अब समाधान क्या है इसका? देखिए तिलक जी, आप भी जानते हैं कि अगर आरबीआई ने हमें कुछ बताया है तो हम सबको एक साथ मिलके उस संकट से कैसे हम उस संकट तक न पहुंचने का, आर्थिक संकट पैदा हो सकता है अगर ये देश के हित में होता तो आरबीआई Please, ऐसे रेणु नीति मैडम पैदा का ही नहीं फ्रेम करती, ठीक बताती करिए। नहीं आपको। इसका मतलब है कि पूरे देश के लोगों को मिलके, सत्ता में जो है, विपक्ष में या सत्ता के जो साथ है, उनको मिलके इन चीजों पे, कि जब तक जहां पे सत्ता आपकी ओके, आपको रेणु नहीं मैडम, दिख रही है, जो बात बाकी प्रीत लोगों पाल को जी दिख कह रही रहे है, थे, तो हमें जो एक बात साथ प्रीत मिलके पाल जी इसको कह रहे कैसे थे, हम कह रहे खत्म कि कर ये सकते मुफ्त हैं, वुफ्त कुछ उससे नहीं काम देते। करना चाहिए। एक मिनट, प्रीत पाल जी समझा रहे थे, कह रहे थे कि ये मुफ्त वुफ्त वगैरह कुछ नहीं देते हैं, ये बोलते हैं मुफ्त में है। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि इस हाथ ले उस हाथ दे, और पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आती। कैसे आपने इस साल में जो आप, क्योंकि ये साल बीत गया, उसका हिसाब लगाएं और देखें और समझें, तो गैस सिलेंडर एक साल में 200 रुपये महंगा हुआ, दूध औसतन 10 रुपये महंगा हुआ, अरहर की दाल 10 रुपये महंगी हुई, और खाद्य तेल 20 रुपये तक महंगा हुआ, और आटा 25% तक महंगा हुआ। तो मुफ्त क्या? रेणु मैडम, जी जी, तो मुफ्त क्या? देखिए, जिस तरह से आप तेल और इन चीजों की गिनवाई कर रहे हैं, इकोनॉमी के हिसाब से जैसे भी देश में बढ़त घटत होती है उस हिसाब से हुआ। परंतु अगर आप पिछली सरकारों के आंकड़ों के हिसाब से देखें या पिछले कुछ वर्षों के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से खरीद फरोख्त की दर कम हुई है। नहीं, मैं समझा नहीं, ये कौन सा आकलन हुआ? तक सुविधा पहुंचे, इसके लिए पूरा प्रयास हुआ है। नहीं, प्रयास तो हुआ है रेणु मैडम, लेकिन एक साल में क्या गैस का सिलेंडर 200 रुपए महंगा हुआ कि नहीं हुआ? फ्री की रेवड़ी बची क्या है। आटा 25% बढ़ा नहीं बढ़ा, महंगा हुआ कि नहीं हुआ? क्या औसतन 10 रुपए दूध महंगा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम सरकार केंद्र से तो लिया जाए प्रदेश के लिए, जैसे अभी आप पेंशन की बात कर रहे थे, मेरी बहन सुधा भूल जाती है कि यही कर्मचारी तो 70 साल में पहले भी थे। रेणु मैडम अभी उस विषय पर आ रहा हूं मैं। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं रेणु मैडम, ये अर्थशास्त्र भी ना, ये वोट शास्त्र के आगे बहुत फीका पड़ जाता है। जैसे कि रेणु मैडम, कर्मचारियों की योजना इनको याद नहीं है। रेणु मैडम, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, आपका वक्त इजाजत नहीं दे रहा। फाइनल कमेंट मैडम, रेणु मैडम, बातों पर होता है, परंतु अगर मोदी सरकार प्रयास करती है कि देश के 135 करोड़ लोगों को किस तरह से सभी के जो जी है बिल्कुल होना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको मुफ्त मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं मैडम, रेणु मैडम आप सुन, रेणु मैडम प्लीज, रेणु मैडम सवाल सुन लीजिए। कि वो रेवड़ी है। रेणु मैडम सवाल सुन लीजिए, आप कुछ मुफ्त नहीं बांट रहे, कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे, आप ये सब रेवड़ी बांट रहे हैं। रेणु मैडम सवाल ले लीजिए, रेणु मैडम का ऑडियो नीचे। रेणु मैडम, 2014 में कच्चा तेल $160 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल 71 और डीजल 57 रुपए का था। आज कच्चे तेल की कीमत $82 प्रति बैरल पहुंच गई और पेट्रोल का रेट 100 रुपए के पार। पिछले 6 महीने में ही कच्चे तेल की कीमत $32 प्रति बैरल कम हो चुकी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो वही हैं। तो हम इस हाथ ले और उस हाथ दे और फिर कहें कि भैया जो हम दे रहे हैं वो हम जो है जन कल्याण कर रहे हैं। तो मैं ये थ्योरी नहीं समझना चाह रहा हूं, ये थ्योरी है क्या? तो उसको कौन सा स्किल, वो अपने आप को किस स्किल में आगे बढ़ा सकता है, वो हुनर को अडॉप्ट करे। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, महिलाओं के बने, उनमें महिलाओं को एकत्र करके उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट ये जवाब नहीं दे पाएंगी आपको। ओके, मैं समझ गया मैडम, आपने इनके ऊपर दागा है, उनका जवाब इनके पास है नहीं। ओके, मैं समझ गया। मॉडल के हिसाब से न शिक्षा मुफ्त दे पा रहे, न स्वास्थ्य मुफ्त दे पा रहे हैं। थैंक यू, सिर्फ टैक्स अर्जित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यानी सरकार है। कुल मिलाकर भारत गिना जाएगा 100 वर्षों आजादी। ओके रेणु मैडम, इस हाथ दे उस हाथ ले, आप लोग मुफ्त कुछ नहीं दे रहे, जितनी मैं समझ पाया। ना तो प्रीतपाल जी आप कुछ मुफ्त दे रहे हैं, ना आप मुफ्त दे रहे हैं प्रीतपाल जी, ना सुधा जी आप मुफ्त दे रहे हैं, और ना ही रेणु जी आप मुफ्त दे रहे हैं। आप लोग हमसे ले रहे हैं और हमको दे रहे हैं, और एहसान जताते हुए दे रहे हैं कि भैया हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। जितनी बात मैं समझ पाया, जितनी जनभावनाएं, आपकी जनभावनाएं और जनसेवा और दूसरे की रेवड़ी, यही है रेवड़ी कल्चर।
जो बात तिवारी सर समझा रहे थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतपाल जी आपका भी, सुधा जी आपका भी, और रेणु जी आपका भी, और तिवारी सर आपका भी। तो रेवड़ी पर कोहराम आगे भी जारी रहेगा क्योंकि 2024 आ रहा है। अभी देखिए होता है आगे आके क्या, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।